हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS एंड इंड AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS IFRS जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS और IFRS क्या होते हैं, कितने होते हैं, किन किन को ये फॉलो करना है, इस सभी बारे में बताऊंगा। और ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि UGC नेट और PGT कॉमर्स दोनों ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है और आएगा ही, 100% आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे लर्न करना होगा और समझना होगा कि कौन कौन करते हैं इन्हें फॉलो और क्या क्या AS होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं या वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त जो भी प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं उन सभी प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ये AS होते हैं, इसे जो इशू करता है वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की काउंसिल करती है। उनके द्वारा एक काउंसिल अपॉइंट होती है और वही AS को इशू करती है। ठीक है, तो AS क्या है? AS वो स्टैंडर्ड्स हैं या वो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करके हमें अपने फाइनल अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। कोई दिक्कत? तो अपने अकाउंट्स को आपको कैसे बनाना है? उन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाना है और उनको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इसे कौन बनाता है? काउंसिल ऑफ ICAI। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है IFRS क्या है। ठीक है, देखिए IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये वो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसे डेवलप करती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, IASB डेवलप करती है IFRS को। अच्छा, तो ये AS से कैसे डिफरेंट है, क्या अलग है इसमें? तो जो AS होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इंडिया में ICAI के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसका मकसद क्या होता है? इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर होती है वो उन AS को ध्यान में रखते हुए होती है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ फॉलो IFRS। तो सभी कंट्री क्या करती है? IFRS फॉलो करती है, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। उनको फॉलो करके वो अपने अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिसेस करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है और ये वर्ल्ड लेवल पे यूज़ होते हैं IFRS। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे कौन बनाता है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। अब IFRS और AS में डिफरेंस क्या है? तो जी डिफरेंस ये है कि जो IFRS होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रूल बेस्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रूल बेस्ड और IFRS जो होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। IFRS जो होते हैं वो क्या करते हैं? IFRS जो होते हैं वो फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, जबकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं। IFRS फॉलो करते हैं फेयर वैल्यू को और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट को करते हैं। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइंस या प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करने में, अकाउंटिंग करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, वो होते हैं IFRS, जिसे कौन बनाता है? IASB। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आज का टाइम क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड है, इंटीग्रेशन हो गई है, हमारी जो वर्ल्ड इकनॉमी है वो इंटीग्रेट हो गई है। अब हम एक साथ काम करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम दूसरी कंट्री से भी डील करते हैं, हमारी वहाँ पे यूनिट भी सेटअप होती हैं। तो हम सभी एंटरप्राइजेज़ को जो इंडिया में हैं उनको इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि भाई हमारे जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं या जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो जाहिर सी बात है हमारे को उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना चाहिए।
सही बात है। तो हमारी अकाउंटिंग भी कुछ इस तरीके से हो कि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। सही बात है, क्योंकि समझ रहे हैं आप, तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हम क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करना है, हमारी दूसरी यूनिट है दूसरी कंट्री में या दूसरे कंट्री में दूसरे बिजनेसेस हैं, उनसे भी कंपेयर करना है, ध्यान में रखना है उन सब प्रैक्टिसेस को भी कि हमारा वर्ल्ड लेवल पे हमारी कंपेरेबिलिटी हो सके और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड के बेस पे हो। तो इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि हम क्या करें, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो इंडिया के पास इसके लिए दो ऑप्शन थे कि या तो वो IFRS को एज इट इज़ जैसे वो हैं वो अपना ले उनको, या फिर अपने इंडियन अकाउंट जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करे IFRS को कि वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो सके। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो भी IFRS हैं, एग्जिस्टिंग IFRS, उनको कन्वर्ज किया जाए और कन्वर्ज करके हमारे इंडिया के हिसाब से सेट किया जाए कि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड्स फॉलो हो सके। तो उसके लिए उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन IFRS को स्टैंडर्ड्स में तब्दील किया गया, जिसका नाम बनाया गया इंड AS। तो इंड AS क्या है, एक तरीके से IFRS का कन्वर्जन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। क्यों किया ऐसा, इसलिए किया क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल इकोनॉमी है, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। बट हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो थे नहीं, इसलिए हमने बोला जो IFRS हैं उसको कन्वर्ज करेंगे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में और उसका नाम बना दिया इंड AS, जो कि कहाँ से बन के आए हैं, IFRS से ही बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने मैंने रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट। आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लर्न करने हैं कि इस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला है। जैसे AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा कि AS10 में बोला क्या है, तो आप बोलोगे AS10 में बोला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको ये AS लर्न करने हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर 27 AS। देखिए लास्ट AS है प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स, ये है AS 29 है ये। इसमें से बीच में दो कट हैं, एक AS6 कट है और एक AS हमारा 8 कट है। AS6 में था डेप्रिसिएशन, जो कि मर्ज हो गया AS10 के साथ। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE, इसमें मर्ज हो गया AS6। पहले ये एसेट्स का था, अब इसे PPE बना दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और इसमें AS6 को मर्ज कर दिया है। AS8 जो था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, जिसे कट कर दिया गया था बहुत पहले। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 27 AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम आते हैं इंड AS पे। ठीक है, जो इंड AS हैं एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 39 इंड AS। इस टाइम 39 इंड AS हैं। आपको ये लर्न करने हैं, इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको ये इंड AS पढ़ने हैं और बताना है कि कौन से इंड AS में क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंड AS किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, किन को इंड AS को फॉलो करना है, ये भी पता होना चाहिए भाई कि इंड AS फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को हमने अपनाना है, लेकिन ये अपनाना किस किस को है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। कौन AS अपनाएगा या कौन इंड AS अपनाएगा। क्या AS ख़त्म हो गए हैं? नहीं जी, AS ख़त्म नहीं हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ख़त्म नहीं हुए हैं। बस इंड AS जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे कुछ कंपनीज़ पे और कुछ पे नहीं भी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किन किन पे एप्लीकेबल होंगे। तो इंड AS की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इंड AS जो है वो कुछ फेजेस में आया। तो पहले फेज़ जो कि आया था 1 अप्रैल 2015 में, ये पहला फेज़ था जिसमें ये बोला गया कि जो इंड AS है ना वो वॉलेंट्रली, मतलब अपने आप, जो भी कोई भी कंपनीज है वो अपने आप इसे फॉलो कर सकती है अपनी मर्जी से। अब ट्रायल बेसिस पे आया कि 1 अप्रैल 2015 से कोई भी कंपनी से अपनी मर्जी से फॉलो कर सकती है, वॉलेंट्री बेसिस पे अपना सकती है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को इसे अप्लाई कर दिया मैंडेटरी बेसिस पे। इसे मैंडेटरी बना दिया कि जी हर किसी को इंड AS बनाना पड़ेगा। और किन किन को बनाना पड़ेगा, हर किसी को नहीं, इन लोगों को मैंडेटरी बेसिस पे इंड AS को फॉलो करना है। तो किन किन को इंड AS को फॉलो करना है, वो कंपनी जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ के बराबर है। तो उन कंपनी को क्या करना है, मैंडेटरी बेसिस पे इंड AS को फॉलो करना है। साथ ही उन अनलिस्टेड कंपनी को भी इंड AS को फॉलो करना है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ है। ठीक है, और सी पॉइंट में बोला गया पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इन सभी कंपनी की जो भी ऊपर बोली गई है उनको भी इंड AS को फॉलो करना है मैंडेटरी बेसिस पे। फिर फेज़ 2 आया, उसमें बोला 1 अप्रैल 2017 को
ये मैंडेटरी बेसिस पे लग जाएगी किन किन कंपनी पे, उन सभी कंपनी पे जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि फेज़ 1 में कवर नहीं थी, उन सभी पे लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये उन अनलिस्टेड कंपनी पे भी लगेगा जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 500 करोड़ थी और फेज़ 2 में मतलब 1 अप्रैल 2017 से इसे क्या कर दिया गया, 250 करोड़ या उससे ऊपर कर दिया। और जो पेरेंट सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी है एंड जॉइंट वेंचर है, उन इन सभी कंपनी की उन पे तो लगी जाएगी।